अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि टर्की के अंदर जो वाइल्ड फायर्स हैं इसकी क्या वजूहात हैं और इसके साथ साथ इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि टर्की में अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वो कौन से 3 अहम स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है टर्की फायर्स के हवाले से, फॉरेस्ट फायर के हवाले से, वो हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इस टॉपिक पे जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसमें यह है कि पिछले 12 महीनों में टर्की ने तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की हैं। पिछले 12 महीनों के अंदर टर्की ने 200 बिलियन डॉलर की यानी 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की हैं, जिसकी वजह से टर्की का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 5% एनुअल के हिसाब से आ रहा है इस वक्त। और यूरोप के अंदर आपको पता है कि 2% ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से मुल्कों का 2% ओनली ग्रोथ रेट है और इस वजह से टर्की की इकॉनमी को हिट करने की कोशिश की गई है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डालने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जिसमें तकरीबन 130 जगह पे जो है टर्की में फायर लगी और इसमें इन्वेस्टिगेशंस जो हैं टर्की के अंदर हो रही हैं। 130 जगह पे जो आग लगी जंगलात में उसमें तकरीबन आप समझ लें 123 यानी 130 में से 123 प्लेसेस जो है वहाँ पर तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया है। 7 से 8 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी ड्यू टू वेदर कंडीशन, हवा ज़्यादा होने की वजह से या अदर बैरियर्स होने की वजह से अभी कंट्रोल नहीं पाया जा सका। तो कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर ये जो जंगलात के अंदर जो आग लगी इसने घरों को इफ़ेक्ट किया, पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट किया, तो इस पे कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से यूरोपियन मीडिया के अंदर या दुनिया के दूसरे मीडिया में इसको प्रोजेक्ट किया गया कि टर्की जो है वो जल रहा है और टर्की जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है और एक खौफ की जो फ़ज़ा कायम की गई और ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि टर्की जो है वो इस आग से लड़ नहीं सकता या इस पे काबू नहीं पा सकता या जो है फेलियर्स हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि टर्की की गवर्नमेंट ने और टर्की के इदारों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस आग को मैनेज किया है, उसको कंट्रोल किया है, उसको बुझाया है। तकरीबन 123 या 124 प्लेसेस पे कंट्रोल कर लिया गया है। इसमें आज़रबाईजान, इसके अलावा रशिया और इसके अलावा ईरान है और फिर पाकिस्तान की भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है टर्की को। डेफिनेटली दुनिया में सिर्फ दो ऐसे तैयारे हैं जो समंदर से यानी उड़ते हुए पानी भरते हैं और भरकर जो है वो आग बुझाने के लिए तकरीबन 13 से 14 टन जो है वो पानी अपने अंदर लेके जा सकते हैं। उनमें से एक तैयारा जो रशिया के पास था और एक ईरान जो है आज़रबाईजान के पास। तो आज़रबाईजान ने अपना तैयारा भेजा क्योंकि आज़रबाईजान बेसिकली एक ऑयल रिच कंट्री है और यहाँ पर इस तरह के जो सारे इंतज़ामात हैं। आज़रबाईजान ने अपने लोग भी भेजे जो वेल ट्रेंड हैं और जिन्होंने आग बुझाने में एज ए टीम बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, अपना तैयारा भी दिया, रशिया ने भी और इसके अलावा दूसरे ममालिक ने भी सपोर्ट की। तो ओवरऑल ये एक समझ लें कि अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लेकिन जो अखबारों में लिखा जा रहा है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है कि जो टेररिस्ट हैं कुर्दिस्तान के, उनकी कार्रवाई जो है वो गिनी जा रही है और उन्होंने जंगलात को हिट किया है। लेकिन इस पर काफ़ी हद तक यानी आप कह सकते हैं 98 टू 97% कंट्रोल कर लिया गया है और कोई एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, इकॉनमी फेल हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लिहाजा आप लोगों को फ़िक्रमंद होने की, परेशान होने की, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये मीडिया का प्रोपोगेंडा ज़्यादा है, क्योंकि टर्की के अंदर सालाना 6 से 7 करोड़ टूरिस्ट आता है, यानी 70 to 80 मिलियन टूरिस्ट जो है वो सालाना आता है टर्की में। और आपको पता है पूरी दुनिया बंद थी कोरोना में, लेकिन उसके बावजूद भी टर्की में टूरिस्ट आ रहा था। तो इस वजह से टर्की को जो इसके अगेंस्ट कोई भी स्टेप होता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है, ताकि जो टूरिस्ट है वो डर कर अपने घरों में बैठ जाएं और टर्की की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन टर्की के साथ लोगों का प्यार ही इतना है, यूरोप से, पूरी दुनिया से, मुस्लिम वर्ल्ड से, कि लोग जो हैं वो इस प्रोपोगेंडा में नहीं आते और टर्की को विज़िट करते रहते हैं। लिहाजा आप भी परेशान ना हों। आप ये देखें कि प्रॉपर्टी के हवाले से प्रोग्रेस ये है कि 44%, मैंने कहा 44% एनुअल के हिसाब से जो प्रॉपर्टी की सेल्स हैं वो टर्की में बढ़ रही हैं। और जनवरी 2021 से जून 2021 तक 20,000, मैंने कहा 20,000 प्रॉपर्टी सेल हो चुकी हैं। अब इसमें हमने कुछ डिस्कस करना है कि प्रॉपर्टी अगर आप टर्की में परचेज करना चाह रहे हैं तो कौन से 3 अहम स्टेप हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने चाहिए ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। तो ये 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जो भी सेल परचेज का एग्रीमेंट करना है या सेल परचेज जो प्रोसेस करना है, ये जो टर्की का लैंड रजिस्ट्री ऑफिस है, इसको टापू ऑफिस भी कहा जाता है, बायर भी वहाँ पर होना चाहिए, सेलर भी वहाँ पर होना चाहिए। और ये जो है बायर और सेलर दोनों मौजूद होते हैं और लिहाजा दोनों तरफ से 2% कमीशन ली जाती है और सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं। और ये गवर्नमेंट का इदारा है जो टापू ऑफिस जो है, टापू ऑफिस जिसको इंग्लिश में लैंड रजिस्ट्री ऑफिस कहा जाता है, वहाँ पर ये जो सेल परचेज का प्रोसेस मुकम्मल होता है और पेमेंट वाया बैंक होती है। लिहाजा कभी भी बाहर, इस ऑफिस से बाहर जो है, आप सेल परचेज ना करें। दूसरा ये है कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं जिसका टापू आपको फौरी नहीं मिल सकता या कंट्रोल नहीं मिल रहा और आपके साथ जो रियल एस्टेट प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसी सूरत में आपका वो जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है वो नोटरी पब्लिक से नोटराइज्ड होना चाहिए। लिहाजा वो अटेस्टेड होना चाहिए ताकि अल्लाह ना करे अगर कल को आपको कंपनी हैंड ओवर नहीं करती प्रॉपर्टी या उसका कंट्रोल नहीं देती तो आप अदालत से रिज्यू करके आप वो ले सकते हैं। तो उसका सिर्फ 0.87%, यानी आप तकरीबन 1% आप कह सकते हैं कि वो चार्ज करता है। लेकिन ये जो है यानी तकरीबन 1% कह लें आप, तो चार्ज करते हैं। लेकिन ये है कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाती है। तीसरा अहम पॉइंट ये था कि आपने हमेशा प्रॉपर्टी लेने से पहले मार्केट में रिसर्च ज़रूर करनी है। ऐसे जो जोन, जो सिक्योरिटी एरियाज़ आते हैं, बॉर्डर एरियाज़ आते हैं जहाँ पर फॉरेनर्स को ममनू है प्रॉपर्टी लेना, तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टी ना लें। ठीक है, पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करें और उसके बाद प्रॉपर्टी लें। तो ये 3 स्टेप्स बहुत अहम हैं। एक तो जब भी आप सेल परचेज करें तो लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में करें। दूसरा जो है रियल एस्टेट का प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट, उसको लाजमी नोटराइज करवाएं। और तीसरा जो है प्रॉपर्टी लेने से पहले रिसर्च करें। अब ये दोनों चीज़ों के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो ऑन ग्राउंड रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो और आप इसको बेटर एनालाइज कर सकें। आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है या टर्की के हवाले से जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उसके हवाले से जो आपको अपडेट्स चाहिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू। वेलकम टू द स्क्रीन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि वाइल्ड फायर्स इन टर्की ऑपरेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपके साथ शेयर की, ये टर्की का अखबार है डेली सबा, जिसने बहुत सी चीज़ों को जो है ना ओपनली डिस्कस किया।
इसमें ये बताया गया कि टर्की में तकरीबन पहले भी इसी तरह की जो है कोशिशें हो चुकी हैं, जैसे 2013 से ऑनवर्ड गाजी पार्क प्रोटेस्ट हुए और दिसंबर 17 और इसी तरह से 25 दिसंबर के 17 से 25 के दरमियान में जुडिशियल कोप अटैम्प्ट्स हुई और फिर इसी तरह से जो है जुलाई 15 में मिलिट्री कोप वगैरह की अटैम्प्ट्स हुई। लेकिन इसमें आप जो सबसे अहम पॉइंट है इस बात को जहन में रखें कि यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है कि डिस्पाइट ऑल दीज अटैक्स टर्किश इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो। ठीक है। और पिछले जो जैसा कि मैंने बताया कि 200 बिलियन डॉलर्स की जो है एक्सपोर्ट हुई है पिछले 12 महीनों में और टर्की की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन उसका ग्रोथ रेट है एक्सपेक्ट किया जा रहा था 5%। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि टर्की को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए और इसीलिए टर्की के अंदर फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो जो है शुरू करवाएगी और तकरीबन 130 जगहों के ऊपर जो है फॉरेस्ट फायर्स हुई, जिनमें से आपने देखा कि 100 मोर देन 120 कहा जा रहा है कि उनको जो है फायर को काबू कंट्रोल कर लिया गया, एक्सटिंग्विश कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 7 से 8 ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है वो बर्न अभी कंटिन्यू टू बर्न है, क्योंकि वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग विंड और ड्राई एयर की वजह से ये यानी वेदर कंडीशन की वजह से ये मुमकिन नहीं। अब जो यहाँ पर जो है सबसे अहम बात है कि इन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यहाँ पर जो है जानबूझकर इस तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि टर्की जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया आग को और जो है इसमें जो है टर्किश गवर्नमेंट को और स्पेशली जो है टर्किश प्रेसिडेंट उसको जो है टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारा जो है एक तरह का प्रोपेगेंडा है जो ये शो करना है कि टर्की जो है कि गवर्नमेंट है वो इसको हैंडल नहीं कर पा रही, जबकि इसके पीछे जो पीके के ग्रुप्स हैं वो इसके पीछे इन सारी जो ये एक तरह की फायर्स हैं या ये जो भी एक्टिविटी हुई है टेररिस्ट एक्टिविटी, इन सब के पीछे जो है उनका नाम लिया जा रहा है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं। ओवरऑल जो है अभी ये कहा जा रहा है कि आप ये देखें, even this massive global influence operation will not change this reality similar to previous one। ये भी जो है पिछले ऑपरेशन की तरह से फेल होगा ये अटेम्प्ट भी। और टर्की हैज़ capacity and capability to deal with and control all social। वंस मोर जो है ये बात प्रूव हो गई कि टर्की जो है उसके अंदर एबिलिटी भी है और सलाहियत भी है कि वो इस तरह के जो भी मामलात हैं उनको कंट्रोल किया कर सकता है और किया जा रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना कोई भी ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है टर्की के अंदर और टर्की जो है ये एक आप कह लें कि स्टेबल कंट्री है और कोई भी इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें कहा जा रहा हो कि टर्की जो है वो तबाह बर्बाद हो गया या आग ने जो उसको इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। ये आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं कि fake accounts हैं ये and their user live outside Turkey. However, many real people have used the hashtag. So to make matter worse, some political figures, opposition political parties, वो तो आपको पता है कि वो हमेशा इस तरह की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं जो लास्ट वर्ड है कि देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दैट मे डैमेज द पॉलिटिकल सिस्टम इन टर्की। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर 80% जो है मीडिया का ये एक प्रोपेगेंडा है। आई होप ये मामला क्लियर हो गया। चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ कि अगर आप टर्की में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं
तो आप ये देखें, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं टर्की के अंदर, तो आपको किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि किसी लॉयर या एक्सपर्ट जो बंदा है उसकी सर्विसेज लें। बाइंग अ हाउस और रियल एस्टेट जब आप टर्की में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो फॉरेनर्स हैं वो इस चीज़ से, उनको जो लोकल लॉज का पता नहीं है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इन जून 2021 सेल्स टू फॉरेन बायर्स जो है मार्क बेस्ट जनवरी टू जून पीरियड में ये 20,000 के करीब जो है प्रॉपर्टी सेल हुई हैं, और ये जो है 44% ऑन ईयर इंक्रीज जो है टर्की के अंदर हो रहा है। टर्की कुड बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू बाय हाउस, और फॉरेनर्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। या जहाँ पर आप देख रहे हैं स्कोप होता है वहाँ पर फ्रॉड्स भी होते हैं, लिहाजा इन फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो दी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जब, तो आप जो डील करें वो लैंड रजिस्ट्री ऑफिस, जिसको टापू दायरा से भी कहा जाता है, सिर्फ वहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन करें और वहीं पर जो है बाइंग और सेलिंग करें आप। तो ये आप देख रहे हैं कि टू परचेज रियल एस्टेट, फी 4% विल बी पेड इन टोटल। 2% बायर पे करता है, 2% सेलर पे करता है, 4% टोटल जो है गवर्नमेंट को फी पे की जाती है। लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में ये डील होती है, ये लीगल है। ठीक है, अगर तो आपकी अभी टाइटल डीड मौजूद नहीं है और आप जो है रियल एस्टेट प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपका वो क्या होना चाहिए, नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होना चाहिए, और उसके जो चार्जेस यहाँ पे बताए गए हैं 0.54% जो है नोटरी के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप देखें कि ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले यू रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जोनिंग स्टेटस जो है, करंट जोनिंग स्टेटस ऑफ रियल एस्टेट क्या है। ये सिक्योरिटी जोन्स में नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री जोन में नहीं होनी चाहिए, और इस पे कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। अगर आपको 3 से 6 महीनों के अंदर पासपोर्ट चाहिए आपको और आपकी फैमिली को, तो आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी कमर्शियल या रेजिडेंशियल खरीद कर 3 से 6 महीनों में पासपोर्ट ले सकते हैं, नेशनलिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास $2.5 लाख नहीं है, तो आप 20,000, 30,000, $50,000 की प्रॉपर्टी खरीदें, उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें, और 5 साल टर्की में लगातार रहने के बाद आप 5 साल बाद नेशनलिटी या पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास $2.5 लाख नहीं है तो आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें और उसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ सूरतें थी जो हमने आपके साथ शेयर की विद प्रूफ कि आप इस तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और टर्की में आप बेहतरीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह से लाइक करते रहें, मैसेज करते रहें, और आप अपना प्यार हमारे साथ जो है इसी तरह से कंटिन्यू रखें, ताकि हम आपको इसी तरह से इन्फॉर्म करते रहें, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।